विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुई हूँ जो पूरी तरह से योग पर आधारित है। हमारे साथ इसी कड़ी में आज जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मशहूर योग प्रशिक्षक श्री पंकज यादव जी और उनके साथ श्रीमती सुश्री मालती साहू जी, और हमारे साथ जुड़ रही हैं रिसाली नगर निगम की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी, और साथ देने के लिए आए हैं योग प्रशिक्षक प्रवीण चोपड़ा जी, और उनके साथ हैं सभापति केशव बंछोड़। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हम अभी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसकी इस बार की थीम है महिलाओं पर आधारित, वीमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित, जिसमें महिलाओं का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास और स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखकर ये थीम बनाई गई है। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बायां पैर का घुटना मोड़ लीजिए। लेकिन देखा गया है अमूमन कि जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वो शारीरिक तौर पे फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं, लेकिन योग एक ऐसा आसन है या योग एक ऐसा व्यायाम है बोलना चाहिए जो पूरी तरह से शरीर को तो मजबूत बनाता ही है, लेकिन मन को भी अत्यधिक मजबूत बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। मैम, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आप एक महिला हैं और आपको एक महिला होने के नाते दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जो कि घर को भी देखना है और उसमें भी बेस्ट परफॉर्म करना है, और बाहर भी आपका एक अलग रोल प्ले होता है, तो इसको आप कैसे कर पाती हैं और योग आपके लिए क्या बेनिफिट करेगा अगर आप इसको अपने जीवन में शामिल करती हैं? देखिए, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के साथ साथ घर और बाहर की जवाबदारी दोनों मेरे साथ है। अब दोनों को मैं मैनेज करती हूँ योग के माध्यम से। योग को तो प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबको योग करना चाहिए। योग दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। योग से हम शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और हमें काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दैनिक जीवन में अभी जीवन शैली इतना अवस्थ हो चुकी है और हमको नित्यदिन योग करना चाहिए ताकि हमको रोग ना लगे। निरोगी के लिए हमको योग प्रतिदिन करना चाहिए, और हमारी भोजन जैसे कि खान पान में है, रहन सहन है, सामाजिक व्यवस्था है, ये सबको देखते हुए प्रतिदिन हर इंसान को योग करना चाहिए ताकि हम निरोगी रहें। और जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो उससे हमारा इलाज तो होता है, पर अपन योग से जो भी बीमारी है उनको दूर किया जाता है। योग करने वाला व्यक्ति जीवन में मर्यादित रहता है, ऐसा हम सब मानते हैं। और मैं खुद भी रूटीन में प्रतिदिन योग करता हूँ और हमारी संस्था योग लंगर भिलाई करते हैं, जिसके माध्यम से रिसाली में सैकड़ों लोग और बड़ौदा सेक्टर में सैकड़ों लोग योग का लाभ ले रहे हैं। निःशुल्क योग अभ्यास हमारे प्रशिक्षकों द्वारा करवाया जाता है, योगाचार्यों द्वारा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आपसी समरसता की भावना भी बहुत प्रबल होते जा रही है। जितने लोग योग में आ रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं रूटीन में प्रतिदिन, तो एक सामाजिक समरसता भी बहुत अच्छी बन रही है और स्वस्थ तो हो ही रहे हैं लोग। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, योग का फायदा समाज। तो आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि जो समाज है वो भी एक तरीके से मर्यादित होगा, डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासित रहेगा योग करने से। दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो चुका है, भोजन भी हमें शुद्ध नहीं मिल पाता है, किसी प्रकार के हमें शुद्ध माहौल हमको नहीं मिल पाता है, इसलिए रोग आजकल छोटे से बच्चे में भी अब स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसीलिए जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास तब नहीं करना चाहिए जब हमको रोग हो जाए, रोग ना हो इसीलिए हमें पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए, पहले से ही योग करनी चाहिए। और इसका निरंतर अभ्यास प्रतिदिन हमें अपने स्वयं के शरीर के लिए कम से कम आधा से 1 घंटे का समय देना चाहिए। योग केवल हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखिए, हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ये पूरा हमें समग्र रूप से स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं, इसलिए हमें योग करना चाहिए। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं पढ़ाई को लेकर, उनका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट हो चुका है, बहुत बृहद पैमाने पे उनको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो
पूर्णतः किताबों पर बेस्ड है। तो आपको क्या लगता है कि योग को किस प्रकार उनके सिलेबस में से शामिल करना चाहिए और उनसे उनका क्या फ़ायदा होगा? योग जो है उसमें हम सांसों का जो नियंत्रण है उसको सीखते हैं। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, सांसों को होल्ड करना। इससे क्या होता है कि हमारे जो आंतरिक पार्ट्स हैं, आंतरिक अंग जो हैं, उनको मजबूती मिलती है। और जो ये जो जिम है, व्यायाम है जो करते हैं, उसमें क्या होता है कि बाह्य रूप से वो बलिष्ठ तो हो जाता है, पर उसके जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ जो हैं, वो बिल्कुल कड़ी हो जाती है। सवाल है क्योंकि क्या होता है कि हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, एक स्ट्रेंथ है उसकी। तो जैसे एक मकान होता है, उसमें पिलर लगे होते हैं, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। एक ओवर ब्रिज बना हुआ होता है, उसकी भी एक पिलर होती है नीचे, वो भी एक कैपेसिटी होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसके ऊपर भार देंगे, कहीं ना कहीं एक समय तक लोड को क्षमता रहते तक सहन करेगा, उसके बाद वो जर्जर हो जाएगा। सेम वही नियम हमारे शरीर के ऊपर भी लागू होते हैं। यदि आपका ओवरवेट होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी का वेट आपकी नी पे जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि आप प्रतिदिन चलते हैं और चलने की वजह से आपका बॉडी वेट घुटने पर ही उसका प्रेशर जाएगा, और उस प्रेशर जाने की वजह से आपका घुटना डेफिनेटली रूप से ख़राब होने की संभावनाएं बनी ही रहेगी। इसलिए आप घुटने पे काम करने के बजाय आप अपने रूट पे काम कीजिए। तो आपका वेट बढ़ा हुआ है, यदि आप उसको रिड्यूस करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका घुटना भी ठीक रहेगा। हम एक दूसरा अभ्यास करने वाले हैं, कटी चक्रासन, जो कि हमारे स्पाइन को लचीला बनाता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र स्पाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो उसके लिए हम धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधे के सामने लेके आएँ, बिल्कुल स्ट्रेट, और गहरा सांस लें और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए अपने दाहिनी ओर मुड़े पीछे की ओर। आप जितना पीछे जा सकते हैं, केवल आपका अपर बॉडी ट्विस्ट होना चाहिए, लोअर बॉडी कांस्टेंट रहेगा। देन धीरे से सामान्य अवस्था में लेकर आ जाएं सामने की ओर। फिर पुनः दोनों हाथ फिर से सीधा गहरा सांस छोड़ते हुए अपने बाएं दिशा में लेकर जाएं, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। स्पाइन को, स्टमक को फील करें। देन धीरे से वापस आ जाएं, दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके नीचे लेकर आ जाएं। माना गया है बटरफ्लाई हो गया। और हर एक महीने में जो 3 ट्राइमेस्टर उसमें अलग अलग आसनों का समूह होता है। जैसे कि आपका सेकंड ट्राइमेस्टर से हम अभ्यास करते हैं तो उसमें सुषुम्नायाम पवन मुक्तासन भाग 1 करते हैं। फिर दूसरे में ऐसे अभ्यास करते हैं दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में कि जिसमें हमारे संपूर्ण शरीर सही रहे, ऑक्सीजन लेवल बराबर रहे, माता और बच्चे दोनों का मानसिक शांति बने रहें। फिर हम धीरे धीरे लास्ट ट्राइमेस्टर में उनके जितने भी पेल्विक एरिया वाले पोर्शन है उसके लिए जो है अभ्यास करते हैं। जैसे कि मलासन का हो गया, डक वॉक हो गया, कैट एंड काउ पोज हो गया, वज्रासन हो गया। उनके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है प्रेगनेंसी योग के लिए, और हर माता को इनका अभ्यास करना चाहिए। इसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस रिज़ल्ट मिला है, जिससे जो है जो प्रसव के समय जो तकलीफ़ें होती है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है कमी आती है। इसका अभ्यास ज़रूर हर एक माताओं को करनी चाहिए। ऊपर की ओर सिर पे रखें, गहरा श्वास भरें और धीरे से बॉडी को हथेली ऊपर पलटाते ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और पूरा वेट अपनी टो में देंगे। पूरी स्पाइन को स्ट्रेच होते हुए फील करें। पूरा ध्यान अपने स्पाइन में स्ट्रेच करें। एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, होल्ड रखिए थोड़े समय के लिए 5 to 10 सेकेंड। होल्ड 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स धीरे से एंड स्लोली हैंड डाउन। ये आपके स्पाइन को स्ट्रेच करेगा, हाइट को बढ़ाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। आराम से दोनों हाथ सामने लाते हुए पेट की बल आराम से लेट जाइए। अपना दोनों हाथ चेस्ट के बगल में ले आएं। चेस्ट के बगल में दोनों पैर पीछे से चिपका के रखें और बिल्कुल आराम से ज़मीन को पुश करते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठें।
कोशिश करें कि आपका कमर ज़मीन से ऊपर ना उठे, आपका कोहनी हल्का मुड़ा हुआ और बॉडी से चिपका हुआ, ऊपर की ओर दृष्टि होल्ड करके रखिए थोड़े समय। इसमें आपको गर्दन में, कमर में, पेट में स्ट्रेच हो रहे होंगे। देन स्लोली डाउन। फिर से एक बार और पुनः करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर, आसमान की ओर दृष्टि रखते हुए ऊपर की ओर देखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसका अभ्यास आप कमर दर्द को, स्लिप डिस्क, इन सबको दूर करने के लिए, थायराइड के उपचार के लिए, पाचन तंत्र, एक्स्ट्रा बेली फैट को दूर करने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारी स्पाइन को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र स्पाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। उसके लिए हम धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधे के सामने लेके आएँ, बिल्कुल स्ट्रेट, और गहरा सांस लें और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए अपने दाहिनी ओर मुड़े पीछे की ओर। आप जितना पीछे जा सकते हैं, केवल आपका अपर बॉडी ट्विस्ट होना चाहिए, लोअर बॉडी कांस्टेंट रहेगा। देन धीरे से सामान्य अवस्था में लेकर आ जाएं सामने की ओर। फिर पुनः दोनों हाथ फिर से सीधा गहरा सांस छोड़ते हुए अपने बाएं दिशा में लेकर जाएं, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। स्पाइन को, स्टमक को फील करें। देन धीरे से वापस आ जाएं, दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके नीचे लेकर आ जाएं। लगभग डिस्टेंस ले लीजिए, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और गहरा सांस लेके दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। कोहनी बिल्कुल सीधा रहेगा। गहरा सांस भरें और अपनी दृष्टि बाएं तरफ ले आएं, गर्दन को बाएं तरफ मोड़ लीजिए और धीरे से दाहिने तरफ साइड बेंडिंग करते हुए डाउन करें और ऊपर आसमान की ओर देखें। फिर से सामान्य अवस्था में गहरा सांस लीजिए। श्वास खाली करते धीरे से दाहिने तरफ देखिए, ऊपर की ओर, आसमान की ओर दृष्टि। देन धीरे से स्ट्रेट एंड देन धीरे से डाउन। इससे जो है हमारे साइड के कमर का एक्स्ट्रा फैट दूर होता है, स्पाइन लचीला रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम से दूर करने में काफ़ी हमें सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से इसके अनेकों लाभ हैं। उठने के लिए हम अभ्यास देखेंगे। प्रथम स्थिति आपकी दंडासन की स्थिति होगी और आप दाहिने पैर को हल्के से घुटने के बल फोल्ड कर लें और दोनों हाथ के तलिए को लॉक करके थाई को कैच करेंगे। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को ऊपर की लेकर जाएंगे और आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। सांसों को धीमी धीमी गति से खाली करते हुए नीचे की ओर लेकर जाएंगे। यह आपका उठने का अभ्यास है। बातों में चिड़चिड़ाने लगे तो डिप्रेशन जो है वो सभी के जीवन में आ चुका है एक तरीके से, और हर उम्र में ये प्रभाव डालता है। तो आपको क्या लगता है कि योग, कौन सा ऐसा योग है या कौन सा ऐसा ध्यान या प्राणायाम है जिससे हम डिप्रेशन या अवसाद को खत्म कर सकते हैं या थोड़ा आराम दे सकते हैं अपने शरीर को? देखिए, डिप्रेशन जो है ये भी अपने आप में एक वो है, उसमें जो है प्राणायाम जो है वो बहुत सार्थक उसमें उसका काम करता है। उसको डिप्रेशन से बाहर निकलना है और धीरे धीरे उसको पहले जितने आसान वाले जो आसन हैं वो उनको सिखाया जाए, क्योंकि एकदम से टफ वाले आसन अगर आप उनको बताएंगे तो वो पीछे हट जाएगा। वो सबसे पहले उनको सांसों को नियंत्रित करना सिखाएंगे। सांसों को किस तरह से लिया जाता है, छोड़ा जाता है, किस तरह से होल्ड किया जाता है, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। और जैसे अब जो हमारा, जैसे अभी अपने मेडल से पूछा खान पान में तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका टाइमिंग। आजकल के युग में देखिए लोग सोने के टाइम में खाना खा रहे हैं और सुबह जब होता है तो वो लोग सोए रहते हैं। तो टोटली विपरीत हो चुका है आज का वातावरण। सोने टाइम में खाना खाते हैं और खाने के टाइम में सोए रहते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हमको जो समय है उसको निश्चित करना है। रात का जो खाना है
वो 7:30 बजे तक आप खा लीजिए, ठीक है। सुबह रात के खाने में और सुबह के खाने में 14 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये मतलब इस पर तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा। मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन के लिए पहले उसको धीरे धीरे आपको सांस कंट्रोल करना सिखाइए, फिर धीरे धीरे उसको प्राणायाम में लाइए, फिर धीरे धीरे उसको जितने आसान है बिल्कुल आराम से कंफर्ट जोन में बैठे रहें। लंबा गहरा सांस लीजिएगा। सांसों को भरने के उपरांत आप सांसों को खाली कर दें। अपने पेट को अंदर की ओर खींचिए। आप अपने पेट को इतना अंदर की ओर खींचना है कि पूरा आपका पेट का हिस्सा आपकी कमर से टच हो जाए। टच होने के उपरांत आप अपने दाहिने हथेली को पेट के अंदर लगाते हुए और बाईं हथेली को जस्ट उसके ऊपर रखते हुए सामने की ओर आपको झुकना है। बीमारियां आजकल देखी जा रही है क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर पे ये हो रही है, यानी कि उनके पेरेंट्स जो माता पिता है उनको किसी तरह की बीमारियां रही होगी या डायबिटीज़ की बीमारियां रही होगी और जो आनुवांशिक रूप से बच्चों में भी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं योग जो है इसमें आप लोगों को या इनको भी शुगर की बीमारी है उनको काफ़ी मदद करता है। इसमें विशेष तरह के कई सारे आसनास हैं। इन आसनों का अभ्यास से आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण आसन है जिसमें कुछ जैसे कि मंडूकासन का अभ्यास है, भाग 1 भाग 2, फिर उसका कूर्मासन का अभ्यास है, फिर कपालभाति क्रिया का अभ्यास है। यह कुछ अभ्यास हैं जो विशेषकर आपको शुगर की बीमारियों के लिए लाभप्रद है। यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप शुगर की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोगों ने योग किस प्रकार हमारे शरीर के साथ साथ मन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे मन को प्रफुल्लित करता है और सकारात्मकता लाता है हमारे दिनचर्या में। तो आप लोग आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खुद से एक वादा करें कि आप खुद तो योग करेंगे ही, साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तो चलिए इसी संकल्प के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।